everyone and welcome back to my YouTube channel। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेट लेजिस्लेचर का लास्ट आर्टिकल है और इसके अंदर दी गई है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, जब हमने यूनियन का टॉपिक पढ़ा था तब हमने पढ़ी थी ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम स्टेट की बात करते हैं तो भी गवर्नर के पास ऐसी ऑर्डिनेंस पावर्स हैं जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जब भी ऐसी कोई नीड पड़े या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए। अब ऑर्डिनेंस पावर्स क्या होती है इसका मतलब समझते हैं। ऑर्डिनेंस पावर्स वो पावर्स होती है जब भी हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होते और लॉज बनाने का काम इनका ही होता है। स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है स्टेट के लॉज बनाने का, पर अगर ये सेशन में नहीं है और अगर ऐसी जरूरत पड़ गई, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई कि लॉज की तो जरूरत है ही, तो फिर क्या होगा, गवर्नर अपनी ऑर्डिनेंस पावर को एक्सरसाइज करेंगे और वो क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लॉज करेंगे अंडर द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ गवर्नर में वो देखते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर इज इशूड व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। ऑर्डिनेंस पावर तब इशू होता है जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती और ऐसी कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़ गई है जो कि अगर नहीं हुआ उसकी वजह से कंट्री या फिर देश को या फिर किसी स्टेट को या फिर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर उस इमीडिएट एक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो गवर्नर क्या करेगा कि वो अपनी ऑर्डिनेंस पावर को एक्सरसाइज करेगा, उसमें वो ऑर्डिनेंस लॉ बनाएगा और उनको इशू करेगा। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास आता है गवर्नर कैन ओनली लेजिस्लेट ऑन लॉज अंडर द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो भी सारे ऑर्डिनेंस इशू करेगा वो सारे वही लॉज के क्राइटेरिया, देखो जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वो लॉ बनाती है और उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर रह के, ऐसा तो नहीं है स्टेट यूनियन के लॉज बनाने की, स्टेट के लॉज बनाएगी ना, तो यही क्राइटेरिया के अंदर, जिस क्राइटेरिया के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाता है उसी क्राइटेरिया के अंदर गवर्नमेंट अपने ऑर्डिनेंस लॉ बनाएगा। गवर्नमेंट कैन ओनली लेजिस्लेट, गवर्नमेंट उन्हीं चीजों पे लेजिस्लेट कर सकता है, उन्हीं लॉज पे लेजिस्लेट कर सकता है जो कि अंडर द पावर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर के अंडर आते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है टू इनैक्ट लॉज। उन चीजों पे, उन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉ इनैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल स्टेट लिस्ट के जो जितने भी टॉपिक हो गए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, पुलिस हो गई, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे, ये सारे सब्जेक्ट्स पे, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे। अब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है तो हम समझते हैं कि देखो एक तो यूनियन लिस्ट होती है जिसपे यूनियन के सब्जेक्ट्स होते हैं और यूनियन है उस पर काम करते हैं, उस पर लॉज बनाता है। अब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें सिर्फ स्टेट अपना काम करता है, यूनियन उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, ये दोनों अपने काम अपने इंडिपेंडेंटली करते हैं। अब जब भी हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमें पता नहीं थी या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम इंक्लूडेड नहीं थे तो वो सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम, और इसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके लॉज बनाता है, पर इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि जब भी इनका ऐसे ये हो जाता है कि क्या स्टेट की चलेगी या यूनियन की चलेगी, तो इसमें इन दोनों के ऊपर ये आ जाता है कि यूनियन को ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमें समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सेम फोर्स एज स्टेट लॉज। जो भी ऑर्डिनेंस लॉ गवर्नर इशू करेगा, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज का फोर्स रहता है किसी भी स्टेट पे, उतने ही फोर्स के साथ जो ऑर्डिनेंस पावर इशू की हुई है, ऑर्डिनेंस लॉ इशू की है गवर्नर में, उतने ही स्टेट के साथ पूरी स्टेट पे वो लागू होगा। वो जो लॉ है ऑर्डिनेंस वाला लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के जैसे लॉ लागू होते हैं वैसे ही ऑर्डिनेंस लॉज भी लागू होंगे उसी स्टेट पे। एंड द प्रायर प्रेसिडेंट परमिशन ऑन स्पेसिफिक लॉज। ठीक है, अगर स्टेट लॉ में कोई ऑर्डिनेंस पावर ऐसी इशू हो रही है जिसमें स्पेसिफिक लॉज की बात आ रही है तो हमेशा प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन रहेगी। पर अगर नॉर्मली जब हम ऑर्डिनेंस की पावर्स को, ऑर्डिनेंस के लॉज को इशू कर रहे हैं तो कौन करेगा, इस पे कौन ध्यान देगा? देखो गवर्नर जो अथॉरिटी है या फिर जो प्रेसिडेंट अथॉरिटी, वो तो बस नाम की है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मेन पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यूनियन के या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के या फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनके अंदर ही है। तो ये भी जो ऑर्डिनेंस वाले लॉज हैं जो गवर्नर इशू करेंगे उनकी कौन एडवाइस करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ये लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। जो भी चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट का और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस का लॉ इशू होना चाहिए और गवर्नर उसको इशू करेंगे।
ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में क्या बात आती है, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है वो एक टेम्पररी लॉ होता है, क्योंकि वो इमीडिएट एक्शन की वजह से करवाना पड़ा, ये लॉ इशू करवाना पड़ा ऑर्डिनेंस का, क्योंकि इमीडिएट एक्शन की जरूरत थी, तो इसको टेम्पररी लॉ ही रखा गया है। अगर 6 महीने बाद या फिर जितने भी टाइम बाद जब भी सेशन में आती है स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसको 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस लॉ को या तो अप्रूव करना होता है या फिर डिसअप्रूव करना होता है। अगर अप्रूव कर देती है तो ये परमानेंट लॉ बन जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऑर्डिनेंस के लॉ को अप्रूव कर देगी तो क्या बन जाएगा, ये एक स्टेट लॉ बन जाएगा। अगर अप्रूव नहीं करती है तो ये विड्रॉ कर लिया जाएगा। विड्रॉ भी इसको कौन करेगा, ऑर्डिनेंस लॉ को गवर्नर करेगा। किसी भी स्टेट ऑर्डिनेंस लॉ को विड्रॉन का काम, वापस लेने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर ऑर्डिनेंस लॉ एंड ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले टॉपिक पे। ऐसे कोई और इंपॉर्टेंट एजुकेशन या फिर कोई और टॉपिक आपको समझ रहा हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।